हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? बेसिकली हम इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। मतलब वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, या सिंपली कह सकते हैं इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, इंसुलेटर्स कौन होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, मतलब जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, वो इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 वुड, लकड़ी, है ना? भई अगर कोई बिजली का काम करना हो तो यही सलाह दी जाती है कि लकड़ी का कोई स्टूल रखिए और वो स्टूल रखकर तब आप बिजली का कुछ काम करिए। रबर की चप्पलें पहनिए, ऐसा कहा जाता है ना, इंसुलेटर्स हैं। प्लास्टिक, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं उनके ऊपर आप देखते हैं प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ाई जाती है। तो किस लिए चढ़ाई जा रही है? इसलिए चढ़ाई जाती है कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। इसके बाद में वाटर, भई वाटर तो आपने ऐसे देखा होगा कि वाटर से तो करंट लग जाता है। ये करंट क्यों लग रहा है? प्योर फॉर्म में जो वाटर है, वो बिल्कुल इंसुलेटर है। अब जैसे वाटर का अगर हम मॉलिक्यूल देखें, तो ये स्ट्रक्चर है H2O, और इसमें आप देख रहे हैं कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज आयन्स नहीं है इस पर। और अगर वाटर कहीं कलेक्ट किया है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल्स भी ये तो गलत बन गया। H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, सॉरी, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर है। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो भी एक-दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच रहते हैं और इमूवेबल रहते हैं। तो ये एक इंसुलेटर है प्योर फॉर्म में। लेकिन इम्प्योर वाटर जो हम पीते हैं, इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि गंदा पानी, इम्प्योर का मतलब वाटर के अलावा अदर सब्सटेंसेस भी उसके अंदर हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन्स अगर उसके अंदर हैं, तो आयन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं, मूवेबल हैं वाटर के अंदर, तो फिर वाटर इनके मिले होने की वजह से कंडक्टर बन जाता है। लेकिन प्योर फॉर्म में ये इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ऑक्सीजन, NaCl नमक हमारा, HCl, ये सब डाइलेक्ट्रिक्स के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है? अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक्स 2 टाइप के हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हर एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग-अलग हो। जैसे एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये मॉलिक्यूल का, इधर सपोज़ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये तो डाइपोल बन गया। इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा इधर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, है ना? ये पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, लिखा भी है देखो मैंने। ईच मॉलिक्यूल हैव नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का हर एक मॉलिक्यूल अगर आप चेक करेंगे तो उसका नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ऐसा होगा जैसा मैंने यहाँ बताया। इन ईच मॉलिक्यूल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव डिफरेंट सेंटर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये अलग-अलग है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से थोड़ा-सा सेपरेट हो चुके हैं, ऐसा है। जैसे NaCl, तो इसमें क्या होगा, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम। ये क्लोरीन, ये सोडियम, आपको पता है इलेक्ट्रिक बॉन्ड है। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है क्लोरीन पर, है ना? तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रिक बॉन्ड है ये वाला। तो अब देखिए डाइपोल बन गया ये। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही KCl में है, K+ और Cl-, ये भी एक डाइपोल बन गया। H2O, अगर आप H2O को देखें तो ये स्ट्रक्चर, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ देख लें, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट किधर हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट। अच्छा, बिल्कुल यहाँ देखें सिमेट्री है, तो सेम आइडेंटिकल डाइपोल मोमेंट इधर भी होगा, माइनस से प्लस की तरफ, है ना? और इनका अगर रिजल्टेंट देखें, भाई पैरेललोग्राम लॉ से भी अगर आप रिजल्टेंट चेक करना चाहें तो रिजल्टेंट इधर आएगा। ये नेट डाइपोल मोमेंट देखिए, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है इसका, P नेट नॉट इक्वल टू 0 है इसमें। तो इसलिए ये भी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। HCl की भी ये स्ट्रक्चर होती है, H+Cl-, तो ये भी एक डाइपोल बन गया। NH3, ये अमोनिया में एक नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ऐसे कुछ पिरामिड शेप इसकी रहती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये भी। इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट नीचे ही रहता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज, एक डाइपोल मोमेंट ये, एक ये और एक ये। तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट ये डाउनवर्ड आपको ये मिलेगा देखने के लिए। नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी नॉट इक्वल टू 0।
ये हो गए पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब इसके बाद में देखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स देखें कुछ। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो हैं जिसमें हर एक मॉलिक्यूल का अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। हर एक मॉलिक्यूल का ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, ये लिखा ईच मॉलिक्यूल हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट और इन ईच मॉलिक्यूल सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं इनके कोइंसाइड करते रहते हैं। ये एक दूसरे से अलग-अलग नहीं होते, सेपरेटेड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं। मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री देखने को मिलती है जैसे H2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन ये सिमेट्री है। यहाँ किसी भी एक एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं। या कह लीजिए शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स वो बीच में रहेंगे, जब कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन में O-O, O बॉन्ड O, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। इनर्ट गैसेज़ भी, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं। जैसे हीलियम, ये बीच में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों चारों तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इनका भी सेंटर यहीं, पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर यहीं। तो इसमें हीलियम में भी आप देखें नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 होगा। अच्छा CO2, CO2 में कैसे 0 है, ये समझ लें। CO2 में इसलिए 0 है क्योंकि इसकी लीनियर स्ट्रक्चर है, इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल मोमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। एक कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसीज़ हैं, तो डबल बॉन्ड तो इधर होता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इधर होता है CO2 में। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर यह है। ऐसे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए 2 डाइपोल का कॉम्बिनेशन बन गया है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, है ना? ये एक डाइपोल मोमेंट ये और इधर वाले पार्ट का डाइपोल मोमेंट ये आ गया और दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सिमेट्री है दोनों साइड में, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का। सभी बच्चों को समझ में आया होगा उम्मीद है। इसके बाद में बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें, तो उसका क्या बिहेवियर होता है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो पहले हम ले रहे हैं ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या बिहेवियर होगा? तो पहले देखते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे इसको शो करेंगे। ये एक स्लैब है पोलर डाइइलेक्ट्रिक की। पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग-अलग हैं, सेपरेटेड हैं। तो इसको हम जनरली इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा-सा हम ओवल शेप में ऐसे शो करते हैं और इसमें एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, ऐसे बनाकर शो करते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर अलग-अलग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं। अब देखिए विदाउट फील्ड अगर हम रखते हैं, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, किसी टाइप का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट फील्ड इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। मतलब सारे के सारे जो ऐसे इसके अंदर मॉलिक्यूल या एटम्स हैं, वो उन्होंने अपने आप को एक-दूसरे के साथ में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब एक मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट इधर है, -2 प्लस इधर, ये आ रहा है ना? तो इसमें कहीं न कहीं एक मॉलिक्यूल ऐसा भी ज़रूर होगा जो इसको कैंसल आउट कर रहा होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली अपने आप को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए रहते हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट ये आ गया। अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि इसका डाइपोल मोमेंट ये कुछ इस टाइप से अलाइन है, तो कहीं न कहीं एक मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा जो सेम इसको कैंसल आउट कर रहा होगा। अब देखिए एक मॉलिक्यूल हमने ये बनाया है प्लस माइनस, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा कहीं न कहीं ज़रूर होगा जो इसके बिल्कुल अपोज़िट होगा ये। एक हमने यहाँ बना दिया प्लस माइनस, तो एक यहाँ ये बना दिया माइनस प्लस, है ना? मतलब बिल्कुल एक-दूसरे को कैंसल आउट करते हुए हैं। बिल्कुल रैंडम एक डाइपोल मोमेंट है। रैंडम डाइपोल मोमेंट अब कौन-सी डायरेक्शन? ये डायरेक्शन बना देते हैं एक, है ना? खाली-खाली सा लग रहा था ना इसलिए इसलिए ऐसा बना देते हैं। तो एक प्लस यहाँ बना दिया, माइनस ये, माइनस इधर प्लस ये। इसमें अगर कोई भी पार्ट आप उठा कर के देखेंगे, कोई भी पार्ट, एनी पार्ट जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट हर जगह पर उसमें 0 आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे।
अब देखिए, अब इतने सारे डाइपोल्स हमने बनाए इसके अंदर, विदाउट फ़ील्ड है, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड 0 है जब, लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अप्लाई किया जाए, तो क्या होगा? जैसे इसी स्लैब पर हमने ये इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये अप्लाई करने पर वही होगा जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक टॉर्क अप्लाई होगा डाइपोल पर। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क किसी भी डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने के लिए ट्राई करता है हमेशा। मतलब अगर ये हमने फील्ड अप्लाई कर दिया, तो सारे डाइपोल कुछ इस टाइप से अलाइन हो जाएँगे। कोई ये बिल्कुल, कुछ तो बिल्कुल अलाइन हो गए और कुछ में थोड़ा-सा डिफरेंस है। सपोज़ एक ये बना दिया हमने, एक ये बना, ठीक है? जैसे प्लस, अच्छा किधर आएगा डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, माइनस इधर, प्लस इधर, हमें ऐसे करके ये बनाना है। ये ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा-सा इसमें रोटेशन आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे, तो टॉर्क इंक्रीज़ होगा। हमें पता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से भी टॉर्क इंक्रीज़ होगा। तो जो इधर-उधर अभी रह गए हैं अलाइन होने से, जैसे कुछ सपोज़ एक मैंने ये मान लिया ये वाला, इसका अलाइनमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसका अलाइनमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है ना? ये इसका अलाइनमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है ये वाले भी रोटेट होकर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होने लगेंगे। मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट है यहाँ पहले वाली कंडीशन में नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 था, नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट अब 0 नहीं रहेगा। अब 0 नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा आप बढ़ा दोगे, उतना ज़्यादा रोटेट होकर फील्ड के अलोंग आ जाएँगे। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में जब नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इनकी ज़रा डायरेक्शन देख लेते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट ये, इसका डाइपोल मोमेंट ये, सबकी मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना रहा हूँ और फिर देखते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किधर होगा नेट? -2 प्लस, -2 प्लस, -2 प्लस, ये हमने बनाया। देखो बेसिकली सारे एरो लेफ्ट टू राइट ही अलाइन है, लेफ्ट से राइट की तरफ ही हैं। तो जो नेट इसका हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिलेगा ना, उसकी डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट ही होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट डाइपोल मोमेंट, उनको बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। आगे भी टॉपिक आएगा, तब और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर क्या है? ये तो बता दिया कौन से होते हैं। नॉन पोलर में हर एक मॉलिक्यूल का अपना नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, या हम ये कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं, वो कोइंसाइड करते हैं। देखो इन ईच मॉलिक्यूल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव डिफरेंट, और पोलर का है तो नॉन पोलर वाला, ये ये नॉन पोलर वाला है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। इन ईच मॉलिक्यूल सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, या ईच मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। तो इस कंडीशन में इसके मॉलिक्यूल्स की हम कैसी शेप बनाएँ? देखो, इसका था पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसके कोइंसाइड कर रहे थे। इसकी हमें स्फेरिकल शेप बनानी होगी। भई स्फेरिकल तो नहीं बना सकते हम, है ना? तो हम सर्कल ही बनाकर ये शो करते हैं ये। ये सर्कल्स बना देते हैं हम। ये सर्कल्स बनाने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसे बना दिए, वरना दिखते नहीं एक ही जगह अगर बना दिए जाते तो। तो लेकिन जो शेप है वो यही डिनोट कर रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे के सारे, हर एक मॉलिक्यूल अपना नेट डाइपोल मोमेंट 0 रखते हुए यहाँ पर सिचुएटेड है, ऐसा हम बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा था पोलर डाइइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं था। पोलर डाइइलेक्ट्रिक में हर एक मॉलिक्यूल का अपना नेट नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट था। इस बात को ध्यान रखेंगे हम। ऐसे ही हमने ये नीचे वाली लाइन भी ये फिल कर देते हैं। सभी ऐसे ही हमने सर्कल्स या ये कहिए स्फीयर्स ये हमने बना दिए। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इस पर, ये जो डाइइलेक्ट्रिक की स्लैब है इस पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर देखो, पॉजिटिव चार्ज पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है।
तो क्या होता है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रेच होने लगते हैं। इनकी भी शेप फिर ओवल होने लगती है, ये ऐसे। देखो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड और नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये शिफ्ट हो गए। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अब हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स ये शो करने हैं। इधर माइनस इधर प्लस। अरे ये तो जगह कम पड़ रही है, देखो 4 नहीं आएँगे यहाँ। चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, माइनस प्लस और ये माइनस प्लस। ऐसे ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस। ऐसे ही माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही हर एक मॉलिक्यूल का अपना नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है अब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लें, तो यही शेप हो जाएगी। तो नेट डाइपोल मोमेंट फिर से 0 हो जाएगा। तो ये इसका जो बिहेवियर है, ये हमें याद रखना है। दोनों डाइइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर ये हमें याद रखना है कि अगर फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल का अपना नेट नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर विदाउट फील्ड देखें, तो डाइपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल का 0 रहता है। लेकिन पोलर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले भी हर एक मॉलिक्यूल का अपना नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट था। लेकिन एज़ ए होल पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट मिलकर 0 हो रहा था। जैसे फील्ड में रखा, रोटेट होकर फील्ड के अलोंग आने लगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया इनका। सॉरी नॉन ज़ीरो हो गया इनका। अब लेफ्ट टू राइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट है। अगर हम फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ाएँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बढ़ाएँ, तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है। देखो सारे के सारे कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन है। अच्छा, अभी अब इनमें देखते हैं नॉन पोलर में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा और जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, हमें पता है डाइपोल मोमेंट के लिए फ़ॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। चार्ज तो नहीं बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है, सेपरेशन बढ़ रहा है जिसकी वज़ह से हर एक का डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा और पूरे मटेरियल का भी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट सबका मिलाकर 0 था, लेकिन यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कब तक स्ट्रेच होंगे? ये जब तक स्ट्रेच होंगे जब तक के इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई किया है इन चार्जेस पर वो इंटरनल किसी रीस्टोरिंग फोर्स से बैलेंस नहीं हो जाता। तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जब आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इसकी स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ सेपरेट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री हो जाते हैं और ये कंडक्टर बन जाता है। इसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, मतलब इस डाइइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और यहीं पर बता देते हैं आपको कि अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक को हम फील्ड में रख रहे हैं तो नेट नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, नेट नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। इस घटना को, इस फिनोमिना को हम पोलराइज़ेशन भी बोलते हैं और हम ये बोलते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज़ हो गया। ये डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज़ हो गया। यहाँ इसमें पोलराइज़ेशन नहीं था, यहाँ पोलराइज़ेशन नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज़ हो गया है या डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइज़ेशन हो गया है, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोलराइज़ेशन। अब ये जो पोलराइज़ेशन है इससे पहले बताया था मैंने एक फिनोमिना, अब ये पोलराइज़ेशन हम एक क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटी को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं पोलराइज़ेशन का मतलब। अब देखिए पोलराइज़ेशन का मतलब क्या है? अगर ये नेट डाइपोल मोमेंट हमने इसका पूरे मटेरियल का फाइंड किया, तो ये है। लेकिन अगर मैं इसका कोई छोटा-सा पार्ट ले लूँ, सपोज़ इतना पार्ट ले लूँ, तो इसमें कुछ और होगा नेट डाइपोल मोमेंट, इसमें कुछ और होगा। लेकिन पोलराइज़ेशन एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जो हमें नेट डाइपोल मोमेंट की, यहाँ डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुआ है, उसकी डेंसिटी बताता है। मतलब डेंसिटी ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब पोलराइजेशन कितना ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पता चलता है। देखिए रहा, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर किसी मटेरियल में पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ है, तो उसमें डाइपोल की डाइपोल मोमेंट डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी और अगर कम पोलराइजेशन हुआ है, तो ये डेंसिटी कम होगी। इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर पोलराइजेशन मेज़र करने के लिए कि कोई डाइइलेक्ट्रिक कितना ज़्यादा या कितना कम पोलराइज़ हुआ है, उसके लिए ये हम टर्म यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको हम कैपिटल P से ही डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। डाइपोल मोमेंट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में हमने,
तो उसके लिए भी सिंबल P था और यहाँ पर पोलराइज़ेशन के लिए भी P है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से हम पता करते हैं कि किसकी बात हम कर रहे हैं। तो पोलराइज़ेशन के लिए देखो फ़ॉर्मूला पोलराइज़ेशन इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल। जैसे हमने देखा भी इसमें कुछ नॉन ज़ीरो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, तो इसका टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन इसका वॉल्यूम। भाई कोई ना कोई स्लैब होगी ना ये ऐसे करके कोई रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड की शेप में कोई ये स्लैब है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करके अपॉन में डिवाइड कर देंगे आप पी नेट में। तो पी वेक्टर इक्वल टू पी नेट अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होती है कूलाम मीटर अपॉन में वॉल्यूम मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर क्यूब। एक पावर इससे कैंसिल होकर ये बन जाएगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। सेम एसआई यूनिट आपने एक और पढ़ी होगी इससे पहले, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, देखो चार्ज पर यूनिट एरिया वाली बन रही है ना। ये भी ध्यान रखेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली एसआई यूनिट और पोलराइजेशन की एसआई यूनिट दोनों सेम होती हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, यहाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है पी नेट और इसमें एक स्केलर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें पता है स्केलर से अगर डिवाइड करेंगे, मोर देन 1 है कोई डिवाइडेंड, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो मोर देन 1 है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, है ना? लेंथ किसी वेक्टर की कम हो जाएगी, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन देखो, एलएचएस में और आरएचएस में अगर हम देख रहे हैं इक्वलाइजेशन का साइन है, इक्वलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस का मैग्नीट्यूड, आरएचएस का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन दोनों सेम है। मतलब 2 वेक्टर्स जब इक्वल हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो यहाँ से डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम कि इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल। अब देखिए फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं, पोलराइजेशन बढ़ जाए, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा इंड्यूस हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कम करें, नेट डाइपोल मोमेंट कम इंड्यूस हो। जैसे हमने यहाँ इसमें देखा था, पोलर डाइलेक्ट्रिक में देखा था, इस वाले में नॉन पोलर में भी मैंने आपको बताया था कि फील्ड अगर ज़्यादा बढ़ाओगे, ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है और नेट डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनको बोलते हैं हम लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स में हमने लिखा पी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। वेक्टर इसलिए लगा दें कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं डायरेक्शन भी सेम है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे हम, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं काई ई और ये कहलाती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये क्या है? यहाँ पर हमने ऐसा देखा था कि जितना फ़ील्ड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इंड्यूस होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही देखा था। तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का पोलराइज़ेशन पे इफ़ेक्ट देख लिया आपने, लेकिन ये बिहेवियर हर एक मटेरियल में सेम नहीं होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं तेज़ी से पोलराइज़ हो जाते हैं, थोड़े से फ़ील्ड अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा पोलराइज़ हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अप्लाई करने पर पोलराइज़ेशन थोड़ा कम इंड्यूस होता है। तो पोलराइज़ेशन जब कम इंड्यूस हो रहा है, कहीं ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है, तो मतलब मटेरियल पर भी इसकी डिपेंडेंसी है पोलराइज़ेशन की। तो बच्चों यहाँ पर ये एक ऐसा ही कांस्टेंट होता है ससेप्टिबिलिटी, जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी के लिए ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब पोलराइज़ेशन ज़्यादा होगा। वो मटेरियल बहुत तेज़ी से या बहुत ईज़िली पोलराइज़ हो जाएगा। किसी के लिए ससेप्टिबिलिटी कम है, तो मटेरियल बहुत कम पोलराइज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, हायर द वैल्यू ऑफ काई ई फॉर अ डाइलेक्ट्रिक, हायर विल बी द पोलराइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। बच्चों क्लास थोड़ी सी लेंदी हो रही है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही क्लास में डाइलेक्ट्रिक्स फिनिश कर दूं। जितनी भी चीज़ें हैं डाइलेक्ट्रिक की हमारी एनसीईआरटी में 12th के सिलेबस में, वो सारी की सारी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी जाएँ, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, वरना बहुत सारी वीडियोज़ आप देखेंगे। बच्चों ये हमने लिया एक पैरेलल प्लेट
और एक पैरेलल प्लेट ये। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर चार्ज डेंसिटी थी प्लस सिग्मा और ये नेगेटिव चार्ज दिया इस पर और चार्ज डेंसिटी थी माइनस सिग्मा और इसके बीच में ये कोई हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर, इसका पोलराइज़ेशन हो जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल का नेट नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए हम अगर यहाँ ध्यान से देखें, तो इधर सरफेस पर नेगेटिव चार्जेज़ हैं, इधर सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेज़ हैं और इंटीरियर में नेट चार्ज 0 है। अभी देखो प्लस माइनस से कैंसल कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसल कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसल कर देंगे। तो इसके इंटीरियर में नेट एक्सेस चार्ज 0 है, एक्सेस चार्ज 0 है, लेकिन सरफेसेस पर चार्ज आता है। सरफेस ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया, ये वाला सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सरफेस पर माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऐसे ही प्लस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये वाला होगा एक्सटर्नल प्लेट्स का, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो इसके अंदर और दूसरा ये वाले जो सरफेस हैं ये भी ऐसे बन गया जैसे 2 प्लेट्स हैं। प्लेट इन वाली प्लेट्स ने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपोजिट डायरेक्शन में आया। इसको बोल रहे हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बेस में लिखा सफिक्स में आईएनटी, ई सफिक्स में लिखा ईएक्सटी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हैं। लेकिन देखो इसमें डाइलेक्ट्रिक में स्पेशल बात है, कंडक्टर की बिल्कुल अपोजिट, अनलाइक कंडक्टर्स के कंडक्टर में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल इक्वल होता है और इसको कैंसल आउट कर देगा। लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ फ्री चार्जेस नहीं है, मूवेबल चार्जेस नहीं है। सरफेस पर जो चार्ज आया है वो केवल सरफेस पर रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का चार्ज है केवल। लेकिन कंडक्टर होता तो अंदर से भी इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाते, है ना? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाते। बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए इस वाले एरो को और इस वाले एरो को दोनों अपोजिट हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनके रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से रिजल्टेंट कितना आएगा देखो इतना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना पार्ट तो इसने कैंसिल कर दिया। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, ये वाला, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर। अब हम देखना चाह रहे हैं है कितना, कितना होगा बेसिकली। तो देखो बच्चों, पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट चैप्टर में देखा था या जब आगे कैपेसिटर कराएँगे उसमें भी देखेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दें चलो बता देते हैं। पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट ये होगा और ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था, प्लेन वेरी लार्ज शीट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये हम लगा सकते हैं। और यहाँ इस वाली से इसके ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। लेकिन चार्ज डेंसिटी यहाँ भी सिग्मा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लस हो गए ऐड होकर, दोनों को ऐड किया हमने तो ये कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये इंटरनल वाले की वैल्यू कितनी है? ये इस वाली चार्ज डेंसिटी से इंड्यूस हुआ था, तो ये होगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, देखो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ डायरेक्ट, डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होना माइनस कैसे लिख दिया, वेक्टर्स में तो रिजल्टेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने पहले बाद में डायरेक्शन ऐड कर देंगे। तो देखिए ई एक्सटर्नल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटरनल सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बन गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी, इसकी तरफ। तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं अलोंग अलोंग ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन होगी और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसमें होगा। ये आगे फॉर्मूला यूज होगा, याद रखेंगे। अब देखो रिलेशन बिटवीन सिग्मा पी एंड पी। सिग्मा पी और पी में रिलेशन जैसा कि हमने पहले एसआई यूनिट देखी थी, ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की थी ये एसआई यूनिट। ऐसे ही यहाँ पर हम अब रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि रिलेशन इनमें कुछ ऐसा ही है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी और पी है पोलराइज़ेशन। इसका पोलराइज़ेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें पोलराइज़ेशन देखिए ज़रा, पोलराइज़ेशन आएगा इसमें नेट डाइपोल मोमेंट मतलब सरफेस पर जो चार्ज है, चार्ज ड्यू टू पोलराइज़ेशन इनटू इसकी यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन। ये सेपरेशन मैंने मान लिया सपोज़ ये था प्लेट में ये d, ये Q इंटू डी हो गया, है ना? और अपॉन इसका वॉल्यूम, इसका एरिया A मान लिया और ये d है। तो ऐसे अगर कोई क्यूबॉइड हो, इसमें ये एरिया A है और ये डिस्टेंस d है ना? तो और ये थिकनेस ये वाली, ये t मान लेते हैं चलिए। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू डी। तो ये वाला ये बेस एरिया इंटू ये हाइट, हमें ये करना होगा। तो A इंटू डी। अब देखिए डी से डी कैंसिल, तो सिग्मा पी क्यू पी अपॉन ए, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा पी, ये हमें देखने को मिलेगा बच्चों। ये रिलेशन होता है, इसीलिए ऐसा यूनिट सेम आ रही थी। बस आज इतना ही। थैंक यू बच्चों।